मेरे मेहरबान, मेरे कदरदान, मैं करता हूँ आप सबका एहतराम और इजाज़त चाहता हूँ आज की महफ़िल की शुरुआत करने की। इस महफ़िल जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। धन्यवाद। आप सबके प्यार आशीर्वाद से हमारा ये प्रोग्राम दिनों दिन तरक्की कर रहा है, आप सबके दिलों में अपनी जगह बना रहा है। पूरे देश से आप सबकी दुआएं और आशीर्वाद हमें मिल रहे हैं। बस ऐसी ही कृपा बनाए रखिएगा, दुआओं में याद कीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका मन बहलाते रहें, आपको हिंदी सिनेमा से जुड़ी सही और सच्ची कहानियाँ सुनाते रहें। तो आप सबकी दुआओं के साथ करते हैं आगाज़ आज के शो का। दोस्तों, आज इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे दो दोस्तों के बीच घटी एक मीठी नोक झोंक से। ये दो जिगरी दोस्त थे, दिलीप कुमार के पिता गुलाम सरवर और राज कपूर के वालिद जनाब पृथ्वीराज कपूर। दोनों पेशावर के रहने वाले थे, दोनों पठान थे। जो वो एरिया है वहाँ के लोगों को पठान कहा जाता है। अब जब मैंने आपसे कहा कि दोनों पेशावर के रहने वाले थे, दोनों पठान थे, दोस्ती और अपनापन, नाता रिश्ता बहुत प्रगाढ़ था। मिलना जुलना खूब होता था, हंसी मजाक नोक झोंक भी होती थी। दिलीप कुमार के वालिद हमेशा पृथ्वीराज कपूर को छेड़ते थे कि तेरा बेटा तो नचनिया हो गया है। उनका इशारा राज कपूर की तरफ होता था, क्योंकि राज कपूर फिल्मों में काम करने लगे थे। अब पृथ्वीराज कपूर खुद भी अभिनेता थे, स्टेज के भी और पर्दे के भी। सो उन्हें तो बेटे के अभिनेता होने का कोई फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि उन्हें इस बात की खुशी थी। लेकिन दिलीप साहब के वालिद बेचारे सीधे शरीफ, नेक और धार्मिक प्रवृत्ति के गैर फिल्मी से नॉन फिल्मी आदमी। इस वजह से उनके लिए नाचना गाना, सिनेमा में काम करना, स्टेज पे काम करना, उछल कूद मचाना उनकी नज़रों में एक बेहुदा काम था। ये पूरी एक ब्रीड थी जिनको ये सब अच्छा नहीं लगता था। बहरहाल जब एक रोज़ उन्होंने पृथ्वीराज कपूर को छेड़ने के लिए यही बात दोहराई बार बार कि तेरा बेटा तो नचनिया हो गया है, तो पृथ्वीराज जी ने भी कह ही दिया, गुलाम सरवर यार अपने बेटे से तो पूछ वो क्या करता है। अब चौंकने की बारी दूसरे पठान की थी। तो जनाब उसी रोज पेशी हुई दिलीप कुमार की। पूछा गया कि क्या तुम बाइस्कोप में बंदरों की तरह उछल कूद करते हो। लेकिन दिलीप साहब साफ मुकर गए और बात आई गई हो गई। लेकिन साहब अब बारी थी पृथ्वीराज कपूर जी की। अपने जिगरी दोस्त के साथ चल रहे शह और मात के इस खेल में आखिर वो पीछे कैसे रहते। दोस्त ने चार बातें सुना दी थी ना। आखिर एक रोज मौका हाथ आ ही गया। एक अखबार में छपी दिलीप कुमार की एक तस्वीर जैसे ही पृथ्वीराज जी के हाथ लगी, वो सीधे पहुंच गए अपने दोस्त सरवर के पास। बोले, ताड़ामोशे ले सरवर, अब तू अपने नचनिया को भी देख ले। और उन्होंने वो तस्वीर अपने दोस्त गुलाम सरवर के सामने रख दी। ये तस्वीर गुलाम सरवर के फर्जंद खास मतलब सुपुत्र यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार की थी। जाहिर है एक शरीफ इंसान को अगर लाजवाब होना पड़े तो शर्मिंदा तो वो हो ही जाता है। ऐसा ही हाल हुआ दिलीप कुमार के वालिद साहब और पृथ्वीराज कपूर के जिगरी दोस्त गुलाम सरवर का। बकौल दिलीप साहब, गनीमत है कि मैं उस वक्त घर से बाहर था, वरना पठान हंगामा बरपा देता। पृथ्वीराज कपूर की बात चल रही थी उनके दोस्त गुलाम सरवर साहब की, और कनेक्शन आ गया था दिलीप साहब का। वो क्या वजह थी कि फिल्म शीरी फरहाद इंडिया की पहली बोलती फिल्म कहलाने की दौड़ में पिछड़ गई आलम आरा से। ये कहानी सुनने के लिए आप जुड़े रहें इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। अब बात फिल्म शीरी फरहाद की। ये वो बोलती फिल्म थी जो भारत में सबसे पहले बननी शुरू हुई थी। फिल्म शीरी फरहाद का निर्माण कलकत्ता की कंपनी मॉडर्न थिएटर ने किया था और इस कंपनी की बुनियाद रखी थी JF मॉडर्न ने। आगे चलकर
मॉडर्न थिएटर की बागडोर JF मॉडर्न के बेटे JJ मॉडर्न ने संभाल ली थी। इस फिल्म शीरी फरहाद के हीरो हीरोइन पारसी नाटकों और साइलेंट फिल्मों के स्टार मास्टर निसार और जहारा कज्जन थे। भारत में पहली बार बोलती फिल्म बनाने की कोशिश की जा रही थी। फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट कोशिश। इंडियंस को तब तक टॉकी फिल्म की टेक्निक की कोई खास जानकारी नहीं थी, इसलिए फिल्म शीरी फरहाद के लिए टेक्नीशियंस यूरोप से बुलवाए गए। फॉरेनर्स, तौर तरीके अलग, डिसिप्लिन्ड, पंक्चुअल, सुबह बिल्कुल सही टाइम पर काम शुरू करते थे और शाम को सही टाइम पर दुकान बंद। रोजाना बस एक शिफ्ट, कोई ओवर टाइम नहीं, क्योंकि उनके लिए शाम की तफरीह, क्लब, खेलकूद और मौज मस्ती भी उतनी ही अहमियत रखते थे जितना दिन में किया जाने वाला उनका काम या ड्यूटी। फिल्म शीरी फरहाद अपनी ही रफ्तार से बनती रही और डिसाइडेड जो टेन्योर है, पीरियड है, उसमें पूरी भी हो गई। उधर शीरी फरहाद के शुरू होने के कुछ दिनों बाद बंबई में अर्देशर ईरानी ने अपने बैनर इंपीरियल मूवी टोन में बनानी शुरू की आलम आरा। इस फिल्म के मुख्य कलाकारों में मास्टर विट्ठल, जुबैदा और पृथ्वीराज कपूर थे। फिल्म आलम आरा में भारतीय और विदेशी तकनीशियों की मिलीजुली टीम काम कर रही थी। इस फिल्म की शूटिंग दिन रात होती रही, जिसकी वजह से यह फिल्म शीरी फरहाद से पहले बनकर तैयार हो गई। आलम आरा रिलीज हुई 14 मार्च 1931 को। उधर शीरी फरहाद तकरीबन 2.5 महीने बाद 30 मई 1931 को रिलीज हो पाई और उस क्रेडिबिलिटी से हाथ धो बैठी जिसकी वो सही मायनों में हकदार थी। तो क्या ये सोचे कि अनुशासन कभी कभार नुकसानदेह भी साबित हो जाता है दोस्तों? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। आप कुछ भी कहें, लेकिन फिल्म शीरी फरहाद के मामले में यही हो गया। खैर, 1931 में बनी ये दोनों ही फिल्में और इनके गीत तो आज उपलब्ध नहीं हैं। रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखने वाली अभिनेत्री कौन थी जिन्होंने फिल्मी दुनिया में ऊंचाइयां हासिल की, और क्या वजह थी कि अचानक ही वो फिल्मों से ही नहीं बल्कि आम जिंदगी से भी संन्यास लेकर वृंदावन में रहने चली गई? ये किस्सा थोड़ी देर में आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। और अब बात उस एक्ट्रेस की, हीरोइन की, जो रॉयल फैमिली से थी। नाम था वनमाला। वनमाला मालवा प्रांत के कलेक्टर और शिवपुरी के कमिश्नर कर्नल राय बहादुर बापू राव आनंद राव पवार की बेटी थी। कर्नल परिवार उस ट्रस्ट के सदस्य थे जिसे अपने गुजरने से पहले ग्वालियर के महाराजा माधवराव सिंधिया फर्स्ट ने रियासत की देखरेख के लिए बनाया था। वनमाला 23 मई 1915 को उज्जैन में पैदा हुई थी और उनकी परवरिश राजसी तौर तरीकों से ग्वालियर रियासत में हुई थी। वनमाला ने स्कूली पढ़ाई खास तौर से राज परिवार के बच्चों के लिए बनाए गए सरदार डॉटर्स स्कूल में की। घुड़सवारी, तैराकी, निशानेबाजी, पोलो और तलवारबाजी वो बचपन से ही करती आई थी। ग्रेजुएशन के बाद वो अपनी मौसी के पास चली आईं जो पुणे के आगरकर हाई स्कूल में हेडमिस्ट्रेस थी। वनमाला भी बीटी करके उसी स्कूल में पढ़ाने लगी। आगरकर हाई स्कूल के संचालक मशहूर मराठी लेखक और रंगकर्मी आचार्य अत्रे थे, जिनके माध्यम से वनमाला का संपर्क कांटेक्ट हुआ वी शांताराम, मास्टर विनायक और बाबूराव पेंढारकर जैसे दिग्गज फिल्मकारों से। इन तमाम दिग्गजों के जोर देने पर ना चाहते हुए भी मराठी फिल्म लंपड़ाव में उन्हें अभिनय करना पड़ा। लंपड़ाव देखकर सोहराब मोदी ने उन्हें अपनी फिल्म सिकंदर में काम करने के लिए मनाया और इसके बाद देखते ही देखते वनमाला बन गई एक स्टार। लेकिन समाज और परिवार में वनमाला के इस एक्ट का, इस कदम का कि वो फिल्मों में चली गई हैं, बहुत प्रोटेस्ट हुआ,
भारी विरोध हुआ। जमाना ऐसा था, फिल्मों में या नाटकों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था, हे दृष्टि से लोग देखते थे। बात यहां तक बढ़ गई कि पिता ने वनमाला के साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए और बैन लगा दिया गया उनके ग्वालियर आने पर। वनमाला ने वसंत सेना, मुस्कुराहट, पर्वत पर अपना डेरा, शरबती आंखें और चंद्रहास वगैरह वगैरह तकरीबन आप समझ लीजिए 22 हिंदी और 10 मराठी फिल्मों में अभिनय करने के साथ साथ कुछ फिल्मों का निर्माण भी किया। साल 1953 में वो अपनी बनाई फिल्म श्यामची आई के टाइटल रोल में नजर आई। इस फिल्म ने पहला राष्ट्रपति पुरस्कार हासिल किया था। उधर बेटी को माफ कर देने के लिए पिता पर ग्वालियर के महाराजा और गुजरात की सचिन रियासत के नवाब का भारी दबाव पड़ रहा था। ये सब फैमिली फ्रेंड्स थे। पिता ने पुत्री को माफ तो कर दिया, लेकिन एक शर्त के साथ कि अब फिल्मों से नाता तोड़ना होगा। बेटी ने भी पिता की बात का मान रखा और श्यामची आई के बनने के फौरन बाद फिल्मी दुनिया को कह दिया अलविदा। वनमाला जी ने अपना बाकी जीवन वृंदावन में सुशीला बाई के नाम से एक सन्यासिन और समाज सेविका के रूप में गुजारा है। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी की उठापटक और नियति का खेल, जिससे कोई नहीं बच पाता, ना तो राजा ना रंक। बड़े भाई JBH वाडिया के साथ मिलकर वाडिया मूवी टोन की बुनियाद रखने वाले और इस कंपनी को कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचाने वाले प्रोड्यूसर डायरेक्टर होमी वाडिया एक छोटी सी वजह से अलग हो गए। ये कारण क्या था बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। अब बात वाडिया मूवी टोन की। इस कंपनी की स्थापना बुनियाद 1933 में जमशेद जी बोमन जी हुरमस जी यानी JBH वाडिया और होमी वाडिया नाम के 2 भाइयों ने मिलकर रखी थी। उस दौर की तमाम नामी कंपनियां, रणजीत मूवी टोन, न्यू थिएटर, प्रभात पिक्चर और बॉम्बे टॉकीज, जहां सामाजिक विषयों और लिटरेरी स्टोरीज पर, साहित्यिक कहानियों पर एक से बढ़कर एक कामयाब फिल्में बना रही थी, वहीं दूसरी तरफ वाडिया मूवी टोन ने स्टंट और फैंटेसी सब्जेक्ट्स का रास्ता चुना फिल्में बनाने के लिए। मशहूर अदाकारा फियरलेस नाडिया ने वाडिया की फिल्म हंटर वाली से ही बतौर हीरोइन अपना करियर शुरू किया था और ये फिल्म हंटर वाली एकदम इतनी ज़बरदस्त हिट हुई कि वाडिया मूवी टोन की स्टंट और फैंटेसी फिल्मों का एक अलग ही दर्शक वर्ग, जिसे ऑडियंस या लॉयल स्पेक्टेटर कहते हैं, वो तैयार हो गया। इन फिल्मों का निर्देशन अक्सर छोटा भाई होमी किया करता था। वाडिया मूवी टोन अपने पीक पर था कि दोनों भाइयों में कुछ डिस्प्यूट हो गया। रीजन, वजह बहुत छोटी थी। दरअसल 1940 के दशक की शुरुआत में, अर्ली जिसे कह सकते हैं 40s में, JBH वाडिया का रुझान सामाजिक फिल्मों की तरफ होने लगा था। कुछ सोशली रेलेवेंट फिल्में बनाना चाहते थे, जिसे रणजीत मूवी टोन बनाते थे, न्यू थिएटर, प्रभात पिक्चर और बॉम्बे टॉकीज, दूसरे जो फिल्म स्टूडियोज, फिल्म प्रोडक्शंस कंपनीज। तो JBH वाडिया चाहते थे कि हम भी इस तरह की फिल्मों में हाथ डालें, कुछ शुरुआत करें। लेकिन होमी वाडिया चाहते थे कि वाडिया मूवी टोन स्टंट और फैंटेसी फिल्मों की वजह से अपनी पहचान मार्केट में बनाई हुई है और उसे ये पहचान डाइल्यूट नहीं करनी चाहिए। बस इतनी सी छोटी बात को लेकर दोनों भाइयों में मतभेद इतने बढ़े कि होमी ने वाडिया मूवी टोन से अलग होकर साल 1942 में अपना निजी बैनर बना लिया, जिसका नाम था बसंत पिक्चर। लेकिन बसंत पिक्चर्स के बैनर में होमी वाडिया ने जो पहली फिल्म बनाई उसका नाम था मौज, और ये एक सामाजिक फिल्म थी। व्हाट एन आयरनी। उधर होमी के अलग होने के बाद वाडिया मूवी टोन के बैनर में जो पहली फिल्म बनी वो थी मुकाबला। ये स्टंट फिल्म थी। ये दोनों ही फिल्में ईयर
1942 में बनी थी। अब सवाल यह उठता है कि जिस इश्यू पर, जिस मुद्दे पर ये दोनों भाई अलग हुए थे, दोनों ही उसके पाबंद नहीं रहे। एक भाई JBH वाडिया बनाना चाहता था सोशली रेलेवेंट फिल्म, होमी वाडिया बनाना चाहते थे स्टंट फिल्में, अलग हो गए। अलग होने के बाद दोनों ने जो सामाजिक फिल्म बनाना चाहता था उसने मुकाबला जैसी स्टंट फिल्म बना दी, और जो स्टंट फिल्म में बनाने की वजह से अलग हो गया था उसने मौज नाम की सामाजिक फिल्म बना दी। अरे भाई, जब यही करना था तो अलग क्यों हुए? एक से बढ़कर एक हिट फिल्में देने वाली चुलबुली श्यामा ने कैसे अपने मैरिज की खबर को छुपाए रखा, जानने के लिए आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। श्यामा जी की बात करेंगे, यानी कि खुर्शीद। श्यामा जी सबसे पहले फिल्म जीनत की मशहूर कव्वाली में नजर आई थीं। आहें न भरी शिकवे न किए, उस वक्त उनकी उम्र 13 साल की होगी शायद। आने वाले कुछ सालों तक उन्होंने अपने असली नाम बेबी खुर्शीद से कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए, और फिर फिल्मिस्तान की फिल्म श्रीमती में वो पहली बार हीरोइन बनी, और एज हीरोइन उन्होंने बहुत सारी फिल्में की। आर पार, मुसाफिर खाना, जग्गू, लहरें, चंदन, लाला रुख, जॉनी वॉकर नाम की फिल्म भी की, छूमंतर, मिस्टर कार्टून, MA, बहुत सारी फिल्में। श्यामा की खूबसूरती और उनकी चुलबुली अदाओं ने लाखों दर्शकों को उनका दीवाना बना दिया था, लेकिन उन पर दिलोजान से फिदा होने वाले लोगों को शायद इस बात का इल्म नहीं था कि उनकी चहेती हीरोइन किसी की हो चुकी है, यानी कि वो ऑलरेडी मैरिड है। श्यामा जी के मुताबिक 1951 में उन्होंने एक फिल्म की सज़ा, और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही वो फिल्म के निर्देशक और उस दौर के मशहूर कैमरामैन फली मिस्त्री से एसोसिएट हो गई, प्यार हो गया उनको फली साहब के साथ। और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान ही श्यामा जी और फली मिस्त्री ने शादी भी कर ली, लेकिन उन्होंने तकरीबन 10 सालों तक इस शादी की भनक किसी को लगने भी नहीं दी। ये राज तब जाकर खुला जब उनका बेटा फारूक पैदा हुआ। फारूक मिस्त्री, मैं जानता हूं फारूक को, बहुत अच्छा कैमरामैन है। बहरहाल इस मामले में श्यामा जी का ये कहना था कि ज़माना ऐसा था कि लोग जो मैरिड हीरोइंस थी उनको एक्सेप्ट नहीं किया करते थे। यही वजह थी कि उन्होंने अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए फली साहब के साथ अपनी शादी को ज़माने से छुपा के रखा। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। गुरुदत्त की अनटाइमली ट्रेजिक डेथ के बाद के आसिफ ने अपनी एम्बिशियस प्रोजेक्ट लव एंड गॉड का निर्माण बंद कर दिया, रोक दिया, और नेक्स्ट वेंचर के प्रोडक्शन में जुट गए, जिसका नाम था सस्ता खून महंगा पानी। इस फिल्म में उन्होंने एक नए कलाकार को साइन किया। ये कलाकार शूटिंग के लिए जोधपुर पहुंच गया। अब जनाब रोज ये आर्टिस्ट सेट पर पहुंच जाता और अपनी बारी आने का इंतजार करता रहता। शाम होती, पैकअप हो जाता। ये सिलसिला चलता रहा। नए एक्टर की बारी नहीं आई। इस तरह लगभग 10 दिन बीत गए, लेकिन नंबर नहीं आया। और यही नहीं, बाद में एक दिन के आसिफ ने कहा कि भाई काम नहीं हो सकेगा, मुंबई वापस चले जाओ। नया कलाकार, नौजवान, मायूसी से भर गया, निराशा से आंखों में आंसू आ गए। इतनी मुश्किल से ये काम मिला था, मगर दुर्भाग्य एक भी शॉट देने का अवसर नहीं मिल पाया और बैक टू पवेलियन वापस लौट आया बॉम्बे। क्या करता, लेकिन किस्मत ने एक बार फिर से पलटा खाया और के आसिफ ने सस्ता खून और महंगा पानी तो फिल्म बंद कर दी, और एक बार फिर से उन्होंने इरादा बना लिया कि वो रिज्यूम करेंगे शूटिंग लव एंड गॉड की। इसमें मजनू का रोल पहले गुरुदत्त साहब कर रहे थे। अनाउंसमेंट के बाद उन्होंने तलाश शुरू कर दी उस कलाकार की जो इस फिल्म में
गुरुदत्त को रिप्लेस कर सके। अब होनी का कमाल देखिए कि आसिफ की तलाश खत्म हुई उसी लड़के पर जिसे वो अपनी फिल्म के लिए जोधपुर ले गए थे। उससे एक भी दिन काम नहीं कराया और वापस भेज दिया। लव एंड गॉड के मजनू के रोल के लिए गुरुदत्त को रिप्लेस करने के लिए जिस लड़के को चुना गया था वो बाद में जाके बहुत बड़ा महान कलाकार बना। उसका नाम था संजीव कुमार। संजीव कुमार को ही के आसिफ ने लव एंड गॉड के लिए मजनू का रोल दे दिया, मेन हीरो का। इस फिल्म को बनकर आने में जरूर 20 साल लग गए, मगर संजीव कुमार को अपने आप को अभिनेता स्टार प्रूव करने में, इंडस्ट्री में एक ऊंचा मुकाम बनाने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा। बहुत महान कलाकार, ग्रेट एक्टर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर।